चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं 50 कॉन्सेप्ट सीरीज के। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की बात करते हैं नाउ। सरफेस केमिस्ट्री इज अ टॉपिक जो डेफिनेटली आपको 4 नंबर दे के ही जाएगा, और सरफेस केमिस्ट्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको गलती करने की इतनी सी भी गुंजाइश हो। मतलब अगर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी पार्ट से कोलाइडल बेस आ जाते हैं। बिल्कुल थ्योरेटिकल रट्टे वाले क्वेश्चन हैं आपके सारे के सारे। तो यही इकलौता टॉपिक है जहां पर आपको न्यूमेरिकल और ग्राफिकल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक ग्राफ जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक बार जेईई एडवांस में पूछा गया है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन वर्सेस डिस्टेंस के ग्राफ प्लॉट करें तो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के ग्राफ कैसे से डिफरेंट होंगे। देखिए, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं दे आर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज, राइट। और वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेज काफी दूर से काम करना स्टार्ट कर देती हैं, बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब भी उनके बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है। तो जैसे से एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट नजदीक आते हैं, अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है मैक्सिमम पे पहुंचती है। तो अभी देखो, अभी डिस्टेंस इतना है और अट्रैक्शन मैक्सिमम पे आ चुकी है। उससे ज्यादा नजदीक आओगे तो फिर ये फोर्सेस धीरे धीरे रिपल्सिव हो जाती हैं। तो मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन किस डिस्टेंस पे सबसे अच्छा काम कर रही है? इतने डिस्टेंस पे। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है दैट इज द डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का डेल्टा एच काफी कम होता है, जबकि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज कंपेरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए काफ़ी नज़दीक आना भी ज़रूरी है। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए ग्राफ ऑलरेडी ऊपर से स्टार्ट होता है, जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा था, जीरो से नीचे से। मतलब एनर्जी ऑलरेडी क्या है हमारे पास, ऑलरेडी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ, दैट मीन्स इसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और फिर नीचे आते जाते थे काफ़ी नीचे गया, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेज काफ़ी स्ट्रांग होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन में। और इस डिस्टेंस पे सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही है, एंड दिस इज द डेल्टा एच एड्सॉर्प्शन फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब जरूरी नहीं है कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन था वो शुरुआत से केमिकल एड्सॉर्प्शन ही हो। इंटरेस्टिंग बात ये है, ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में इट वाज फिजिकल एड्सॉर्प्शन और धीरे धीरे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। यस, तो मतलब स्टार्ट यहां से हुई कहानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन से, और जब ये ग्राफ ऊपर जा रहा था यहां से इसने स्विच कर लिया, यहां से भी केमिकल एड्सॉर्प्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो जरूरी नहीं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन थ्रू आउट फिजिकल ही हो और केमिकल एड्सॉर्प्शन थ्रू आउट केमिकल एड्सॉर्प्शन हो। तो दोनों तरह के जो फिनोमिना है ये कई बार इन सिंक काम करते हैं। ठीक है, चलो अब बात आते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स की। तो आइसोथर्म बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बताता है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है पर, है ना, यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, प्रेशर की वेरिएशन के साथ साथ कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, प्रेशर बढ़ाते रहें तो ज़्यादा गैस एड्सॉर्ब होगी। यस, तो वो एक्स बाय एम कैसे वेरी करेगा? एक्स इज द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, एम इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो इसमें पहला आता है फ्रॉन्टलीच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है एंड ओनली वैलिड फॉर अ सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन। ये मान के रखा है कि सिंगल लेयर ही एड्सॉर्प्शन हो रही है, मल्टी लेयर नहीं हो रही है। ठीक है, इस डेरिवेशन के लिए तो x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p रेज टू पावर 1 बाय n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाय एन, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और इसका अगर आप लॉग लेते हैं तो लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग p। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर आपका ग्राफ प्लॉट होगा, दो ग्राफ बनेंगे। ठीक है, एक इस इक्वेशन के ऊपर x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 बाय एन। तो देखिए, x बाय एम को अगर हम प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ काफी नीचे है, मतलब एक्स बाय एम की वैल्यू काफ़ी कम है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे तो पार्टिकल्स की एनर्जी वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। तो जो पार्टिकल चिपका भी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो भाग जाएगा, राइट, वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा ग्राफ उतना ही नीचे होगा, मतलब एड्सॉर्प्शन उतनी ही कम हो रही है। और लो टेम्परेचर वाला ग्राफ सबसे ऊपर रहेगा। तो कम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होती है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, राइट, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये कम टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन रिलेशन है इसका। नाउ अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में log x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी, आप y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से इसको कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। एंड 1 बाय एन जो है आपका 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे, एंड मेनली इट वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.5 मेनली।
ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो जब प्रेशर आपका काफ़ी लो है तो आप देखेंगे ग्राफ यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसी फीलिंग दे रहा है, उसके बाद थोड़ा कर्वेचर वाला पार्ट आया, फिर लास्ट में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया। तो लो प्रेशर पे जब वो स्ट्रेट लाइन वाली फीलिंग देता है तो एक्स बाय एम वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली विद प्रेशर, तो मतलब 1/n आपका रफली 1 की तरह बिहेव करेगा। मॉडरेट प्रेशर पे 1/n आपका नॉर्मल 1/n ही रहेगा, मतलब वो 1 नहीं होगा। एट हाई प्रेशर 1/n विल बिहेव लाइक 0, क्योंकि प्रेशर, अब उसके बाद ये ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। तुम बढ़ाते रहो प्रेशर और एड्जॉर्प्शन होनी ही नहीं है। क्यों नहीं होनी है? अरे भाई साहब, सिंगल लेयर फिनोमेना था। शुरुआत में जब एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हुई तो पूरा सरफेस खाली था, तो पूरी जगह अवेलेबल है कि आओ चिपको, आओ चिपको, आओ चिपको, राइट? देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। बट धीरे धीरे स्पेस खत्म होता गया और पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही कहीं पर भी, कहाँ पर एड्जॉर्ब होंगे हम? तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे एड्जॉर्प्शन स्लो होती रहेगी। जब स्पेस भर जाएगा तो प्रेशर लगा लो यार जितना मर्जी, अब जगह ही नहीं बची तो कहाँ एड्जॉर्प्शन करेंगे हम? तो दैट इज वाई आफ्टर सम पॉइंट इट बिकम्स कांस्टेंट, फ्लैट हो जाता है ग्राफ, राइट? तो हाई प्रेशर पे एक्स बाय एम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर चेंज है, बढ़ा लो प्रेशर, कुछ नहीं होने वाला। सो अगर हम 3 डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्स बाय एम वर्सी प्रेशर का ग्राफ देखें तो ऐसा है। ये जो हाईएस्ट ग्राफ है ये आपका लोएस्ट टेम्परेचर है, और लोएस्ट ग्राफ है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। एंड अगर आप इस ग्राफ को लॉग एक्स बाय एम को लॉग पी के साथ प्लॉट करते हैं तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, है ना। और वाई इंटरसेप्ट इसका कितना है? लॉग के, एंड स्लोप कितनी है? 1/n, और 1/n आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब जैसे आपने इसको प्रेशर के साथ प्लॉट किया था, के पी रेज टू पावर 1/n, वो तो था प्रेशर के लिए, मतलब गैसेज अगर एड्जॉर्ब हो रही हैं। अगर कोई सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, तो इट कैन बी के सी रेज टू पावर 1/n, तो फिर सी आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इज लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमुइर वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा, पर कभी कभी इसके ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें क्या था? लैंगमुइर थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ठीक है। इट इज डिराइव्ड ऑन थ्योरेटिकल कंसिडरेशन बेस्ड ऑन केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, पहली अजम्पशन इसकी है कि एवरी एड्जॉर्प्शन साइट इक्विवेलेंट है, मतलब इधर चिपको उधर चिपको, बात बराबर है, डेल्टा एच बराबर आएगा। एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू बाइंड ऑन अ साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर और नॉट नियर बाय साइट्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब हम जहां चिपकेंगे पड़ोसी कोई है कि नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तन्हा है तब भी सही है, और अगर पार्टी हो रही है तो भी सही है, ठीक है। मतलब आसपास के एरिया ऑक्यूपाइड थे या खाली थे, उसका किसी एक पार्टिकल के एड्जॉर्प्शन से कोई लिंक नहीं है। एड्जॉर्प्शन इज वन लेयर थिंग, सिंगल लेयर फिनोमेना है इसके केस में भी। तो यहां पर इन्होंने कहा लैंगमुइर में कि भैया एड्जॉर्प्शन जो है वो सिर्फ चिपकने की कहानी नहीं है, इट इज 2 अपोजिंग प्रोसेसेस का मेलजोल है। एक तो है एड्जॉर्प्शन की आए और चिपके, दूसरा है डिसॉर्प्शन, बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं वापस। तो मान लीजिए 10 पार्टिकल आए चिपके, 4 पार्टिकल भाग गए, तो इफेक्टिव बचे कितने? 6। तो कुछ पार्टिकल चिपक रहे होंगे, कुछ बाहर जा रहे होंगे, है ना। तो एड्जॉर्प्शन का रेट भी होगा, डिसॉर्प्शन का रेट भी होगा। तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाता है कि 4 आ रहे हैं और 4 ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ठीक है। फिर मामला कांस्टेंट है, क्योंकि 4 आ रहे हैं तो 4 जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया में कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ है एक्स बाय एम, वो फिर कांस्टेंट रहेगा। तो ये सिचुएशन कब आती है इक्विलिब्रियम वाली? बिल्कुल अंत में, जब आपका ग्राफ फ्लैट हो जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें जो इक्वेशन आती है एक्स बाय एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं जो एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। हाई प्रेशर जब होगा तो 1 प्लस बी पी, 1 प्लस बी पी, देखे ना, जब प्रेशर बहुत हाई है तो बी पी की वैल्यू बहुत हाई होगी, तो 1 ऐड किया नहीं किया को फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को इग्नोर कर लेंगे, तो हो जाएगा ए पी अपॉन बी पी, तो पी पी कट गया, तुम पी पी करते रहो, पी पी तो कट गया, तो ये हो गया ए अपॉन बी जो कि कांस्टेंट है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि बहुत हाई प्रेशर पे चीज़ें कांस्टेंट हो रही हैं। लो प्रेशर पे 1 प्लस बी पी है, प्रेशर बहुत लो है, तो बी पी की वैल्यू बड़ी कम होगी, तो 1 प्लस स्मॉल वैल्यू इग्नोर की जा सकती है, तो 1 ही रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट ए पी आ जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है। यही तो अल्टीमेटली फ्रॉन्डलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी देखा था हमने, राइट? समझ आ गया? बस ये एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ग्राफ आ गया तो ग्राफ से पूछ लेना, और लैंग्वेज भी आपको करवा दिया मैंने, बाकी लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, प्रचार कर देना है, केमिस्ट्री बोले तो कैनवस क्लासेस, और 32 ही निकाल के रहो। थैंक यू, बाय।